जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। तो इसको हम एक बार मैप में समझ लेते हैं। तो ये जो पश्चिमी घाट है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको ब्राउन कलर की जो लाइन दिख रही है ना, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो ये तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में स्थित होता है। दूसरी हम बात कर लेते हैं इसके ढाल के बारे में, इसके स्लोप के बारे में। तो इसका जो ढाल है उसको हम पहले दो भागों में बांटते हैं। एक तो है पश्चिमी भाग और एक है पूर्वी भाग। ठीक है। तो पश्चिमी वाला जो भाग होता है, इस तरफ वाला जो भाग है ना, वहां पर इसका ढाल सबसे ज्यादा होगा और पूर्वी तरफ इसका ढाल क्या होता है, कम होता है। तीसरी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर होने वाली वर्षा के बारे में। देखो क्या होता है, अरब सागर से उठने वाली जो हवाई होती है, जो मानसूनी हवाई होती है, वो क्या करती है, इस पश्चिमी घाट से टकराती है और इस क्षेत्र में क्या करती है, सबसे ज्यादा वर्षा करती है। और इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होने से यहाँ पर नदियाँ ज्यादा होगी, और नदियाँ मतलब यहाँ पर पानी ज्यादा होगा, और पानी ज्यादा होने से यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये 36 जो हॉटस्पॉट है उसमें ये सम्मिलित किया गया है। ठीक है। अब एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो, ये तापी इस घाटी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में स्थित है और ये लगभग 1600 किलोमीटर दूरी तक विस्तृत है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है। इसे हम सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। किस पर्वत के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये एक भ्रंश कगार या खंड पर्वत होता है। ठीक है। इसकी जो पश्चिमी घाट का जो ढाल है, ठीक है, इसका जो पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है ना, वो सबसे ज्यादा तीव्र होता है। ठीक है। और पूर्वी ढाल क्या होता है, थोड़ा मंद होता है। और यहाँ पर क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं वहां पर ये क्या करती है, भारी वर्षा करती है, और जिस कारण से ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति यहाँ पर आपको मिलेगी। और यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। ठीक है। जैव विविधता क्या होती है यहाँ पर, सबसे ज्यादा होती है। और ये 36 हॉटस्पॉट में सम्मिलित किया जाता है इस भाग को। आगे हम बात करते हैं अ, पश्चिमी घाट की प्रमुख दरें। ठीक है, दरें कौन कौन सी होती है? तो प्रमुख दरें कौन कौन सी है? पहला है थालघाट, ठीक है, दूसरा है बोरघाट, तीसरा है पालघाट, और चौथा है सेनकोटा। ठीक है। चार प्रकार की यहाँ पर दरें आपको मिलेगी। तो एक बार आप देख लेना, जो थालघाट है वो मुंबई से लेकर नासिक के बीच में NH3 आपको मिलेगा। बोरघाट में आपको मुंबई से पुणे के बीच में NH4 मिलेगा। कोच्चि जो पालघाट है वहाँ पर आपको कोच्चि और कोयम्बटूर, ठीक है, ये दोनों को आपस में जोड़ती है, यहाँ पर आपको NH47 मिलेगा। और सेनकोटा में आपको तिरुवनंतपुरम और मादुरई, ठीक है, यहाँ पर आपको NH49 मिलेगा। एक बार आप डिटेल में देख लेना। आगे हम बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। देखो, पूर्वी जो घाट होता है ना, वो महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर स्थित है, इसको अब मैप में समझ लेते हैं। देखो, ये रहा आपका पूर्वी घाट। ठीक है। ये था आपके पश्चिमी घाट, ये था आपके पूर्वी घाट। जो पूर्वी घाट है वो आपको महानदी, ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में मिलेगा। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अमारा कोंडा, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको इसी पूर्वी घाट में मिलेगा। ठीक है। ये प्राचीन वलित पर्वत होता है। ठीक है, प्राचीन वलित पर्वत है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये कितना है, 900 मीटर ये इसकी ऊंचाई होती है। ये पर्वत महानदी से गोदावरी नदी तक सतत है। उसके बाद में ये पर्वत नदियों द्वारा अपरदित हो जाता है। देखो ये क्या कहना चाहता है, देखो, महानदी से लेकर, ठीक है, महानदी से लेकर गोदावरी तक ये इसका क्या है, पर्वतमाला सतत है। उसके बाद में ये टुकड़ों में बंट जाता है। ठीक है। वापस देखिए नोट्स में, यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियां महेंद्रगिरी और जिंदागाड़ा हैं। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियां भी सम्मिलित की जाती है, जिसमें नल्ला मल्ला, एरामल्ला, ठीक है, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये तो आंध्रा में मिलेगी। और जवादी, सिवरॉय, ठीक है, ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। देखो, इससे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है। तीन राज्यों के बीच में नीलगिरी की पहाड़ियां आपको मिलेगी। एक बार मैप में देख लेते हैं। ये रही नीलगिरी की पहाड़ियां। देखो, ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों एक जगह पर मिलते हैं, जो कि कौन सा है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। या आप ऐसा कह सकते हो कि नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को एक तरह से मिलाती है।
और नीलगिरी की पहाड़ियों में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा, जो कि दक्षिणी भारत की सेकंड सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है या फिर पर्वत है। ठीक है, यह एक खंड पर्वत है। खंड पर्वत समझ गए भाई, कि खंडों में बंटा हुआ है, सतत पर्वत नहीं होता है। ठीक है, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, जो कि कितनी हाइट है इसकी? 2637 या 2637 मीटर इसकी हाइट होती है, जो कि दक्षिणी भारत की दूसरी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी होती है। इन पहाड़ियों पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, और ये पहाड़ियाँ जैव विविधता के लिए विख्यात है। ठीक है, जैव विविधता मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर सबसे ज्यादा या सबसे अधिक मात्रा में जैव विविधता आपको मिलती है। ठीक है, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया? तो नीलगिरी की पहाड़ियों को घोषित किया गया। और यहाँ पर तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा। ऊटी आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है ना। ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, और यहाँ पर आपको चाय की रोपण कृषि की जाती है। इस एरिया में चाय की खेती अच्छे से होती है, और टोडा जनजाति होती है ना, वो यहाँ पर भैंस पालन करती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेना। आगे हम देखते हैं पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में क्या अंतर है। देखो मेन अंतर क्या है, तो सबसे पहले हम इसको मैप में अंतर समझ लेते हैं, आसानी रहेगी। तो ये है आपका पश्चिमी घाट, ये है आपका पूर्वी घाट। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो ये तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। ठीक है, और पूर्वी घाट आपके महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। दूसरा हम अंतर देख लेते हैं, मेन अंतर, कि जो पश्चिमी घाट है उसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है अनाईमुडी, और पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अरामा कोंडा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी ले ली। अब अपन इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अंतर के बारे में। देखो ये तापी घाटी तथा कन्याकुमारी के बीच में स्थित है, ये महानदी और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है, ये खंड पर्वत है। ठीक है, और ये प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक है, खंड पर्वत और प्राचीन वलित पर्वत में अंतर होता है। खंड पर्वत क्या होता है? जो कि खंडों में बंटा हुआ होता है। और ये प्राचीन वलित, वलित का मतलब होता है कि प्राचीन काल में क्या हुआ कि जो भूकंप वाली जो क्रिया होती है ना, जो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो वो प्लेटें आपस में वलित हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वलित पर्वत। ठीक है, ये ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुडी। और इसकी जो औसत ऊंचाई है चोटी की, ठीक है, वो कितनी है? 900 मीटर है। और सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की कौन सी है? अरामा कोंडा। ठीक है, चौथा हम बात कर लेते हैं, ये सतत पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जिसमें कई प्रकार की दरें पाई जाती है। सतत पर्वत श्रेणी क्या होती है कि जो पर्वत श्रृंखला है ना, वो एक ही सतत लाइन में है। ठीक है, लेकिन ये जो पूर्वी घाट है ये सतत नहीं है। ये सतत कहाँ तक है भाई? महानदी से लेकर गोदावरी के बीच में ये क्या है? सतत है। मैं आपको बता देता हूँ मैप में, देखो ये महानदी आपको दिखाई दे रही है, महानदी से लेकर गोदावरी जो नदी है यहाँ तक ही इसका पर्वतमाला क्या है? सतत है। उसके बाद में ये खंडों में टूट जाता है। ठीक है, आगे हम वापस देखते हैं, चलो नोट्स की ओर। पांचवा देखिए, अधिक ऊंचाई तथा मानसून पर्वतों की दिशा के होने के कारण यहाँ भारी वर्षा प्राप्त होती है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर भारी वर्षा क्यों होती है? क्योंकि जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि जो अरब सागर से उठने वाली जो हवाई होती है पश्चिमी घाट से टकराती है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बारिश मिलेगी, और वहाँ पर ही आपको क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी मिलेगी। ठीक है, कम ऊंचाई तथा पूर्वी दिशाई होने के कारण यहाँ पर सीमित वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ पर वर्षा एकदम सीमित होती है, इधर आपको भारी वर्षा मिलेगी। छठे हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अधिक वर्षा होने के कारण उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ पर सीमित वर्षा के कारण उष्ण कटिबंधीय पतझड़, ठीक है, वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर तो सदाबहार होगी, और यहाँ पर पतझड़, ठीक है, पतझड़ मतलब पत्ते झड़ने वाली क्रियाएं। आगे हम सातवें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है, और विश्व के 36 हॉटस्पॉट में ये सीमित है, और यहाँ पर आपको सीमित जैव विविधता पूर्वी घाट में मिलेगी। और लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थान होता है, जैसे कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, बहुत सारी नदियाँ निकलती है, और यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ होती है वो आगे जाकर बंगाल की खाड़ियों में गिरती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इसके बारे में चर्चा। आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई प्रायद्वीपीय जो पठार है, ठीक है, उसका महत्व क्या है।
ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मैंने आपको बताया था कि भाई गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा है, तो ये भारत का जो दक्षिणतम जो भाग है वो आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और ये गोंडवाना कोयले का 98% जो भाग है कोयले का, वो इसी भाग में पाया जाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं कौन से, आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर, यूरेनियम और बॉक्साइड। ठीक है। यहाँ पर इमारती पत्थर भी पाए जाते हैं, जैसे लाइम स्टोन, ठीक है, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, सैंड स्टोन, ठीक है, जो मिट्टी का जो पत्थर होता है उसको सैंड स्टोन कहते हैं, मार्बल, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मिलता है। यहाँ लावा की परत के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है, और जो काली मिट्टी है उसका यूज कहाँ होता है, कपास की खेती में होता है। ठीक है। छठे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर स्थित पर्वत श्रेणियां हैं वो महान जल विभाजक का कार्य करती है। महान जल विभाजक का मतलब क्या हुआ कि जल को विभाजित करती है। जैसे अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं हैं उनको पश्चिमी घाट में क्या करेगी, ज्यादा बरसात करा देती है, पूर्वी घाट में मतलब पूर्वी तरफ जो है वहां पर वर्षा कम होती है। ठीक है। तो ये महान जल विभाजक का कार्य करती है। सातवां पॉइंट है, यहाँ स्थित पर्वतों से विभिन्न नदियों का उद्गम स्थल होता है। ठीक है। बहुत सारी जो नदियां होती है वो यहीं से निकलती है। ठीक है। इससे भाग से निकलती है। यहाँ बहुत सारे पर्वत स्थल पाए जाते हैं। यहाँ पर स्थित पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अधिक जैव विविधता मिलती है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, रोपण कृषि की जाती है। तो कृषि के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से रोपण कृषि यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है। इस पठारी पर्वत के गिरने वाली जो नदियां हैं वो जल प्रपात बनाती है, वाटरफॉल का निर्माण करती है, जो कि बहुत ही सुनहरा अच्छा दृश्य मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है, जल उत्पादन की क्रियाएं होती है। देखो जल उत्पादन कैसे होगा कि जल प्रपात होगा, मतलब जल ऊपर से गिरेगा। अब ऊपर से जब जल गिरता है ना, ठीक है, तो ये टरबाइन को घुमाता है, और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है। जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।